काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में पीएचडी की डिग्री हासिल करने के साथ डॉक्टर सूर्य बालाजी ने 150 से अधिक कहानियाँ, उपन्यास व हास्य व्यंग्य लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। आज प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी दिशाहीन। सिवान के एक तरफ हमारे गांव की बस्ती थी, दूसरी ओर प्राथमिक पाठशाला की अधफूटी ढही इमारत। आसपास के 3-4 गांवों के बच्चे इसमें पढ़ने आते थे। हम सारे दिन कक्का कुक्कू अलिफ बे पे ते और दू के दू दू दूनी चार के शोर के साथ दीवारों के अधफूटे पलस्तर को उखाड़ते रहते। कभी कभी छल कबड्डी और लेजिम भी होता और शाम को छुट्टी का घंटा टनटनाते ही हम एक हाथ में बस्ता और काली पट्टी, दूसरे में खड़िया घुली मिट्टी की दवा संभालते एक दूसरे को धकियाते भरभरा कर बाहर भागते। पट्टियों की ही तरह हमारे हाथ, गाल और माथे पर खड़िया का घोल पुता होता और हम कमीज़ की आस्तीनों से बराबर नाक पोंछ रहे होते। बांस की खपच्चियों से बने शाला के फाटक तक आते आते सिद्ध बच्चों की टोली के बीच से ललकारता, पंडित जी पा लागी मुंशी जी की जय। बाकी लड़के एक साथ चिल्लाते, 12 में से 8 गए, बाकी बच्चे कै। और जब तक पंडित जी दरवाजे के ताले में चाबी लगाना छोड़ लपकते या मुंशी जी सोंटी फटकारते, टोली सिद्ध सहित रपट कर भाग निकलती। सारे रास्ते यही ऊधम मचता। एक दूसरे की दवातें उलटते, ढेले मारते, बस्ते फेंकते और रामायण नौटंकी आल्हा बिरहा गाते हम सीवान तक पहुंच जाते। वहीं अक्सर अपनी मुर्गियों के अंडे टोकरी में लेकर हाट की तरफ जाती जुम्मन मियाँ की मियाँ मिल जाती तो सिद्ध फिर हाँक लगाता, सीसी भरी गुलाब की सीसा चटक गया। निश्चित फासले से टोली दूसरी लाइन पूरी करती, जुम्मन मियाँ की दाढ़ी में चूहा लटक गया। मियाँ बदजबान गाली देती, अंडों की टोकरी संभालती दौड़ती, पर धमकाने के बाद हंसती हुई लौट जाती। हंसती इसलिए कि उसे इस शेर के चूहे की औकात मालूम थी। ये चूहा धर्म जाति निरपेक्ष था, कभी भी किसी की दाढ़ी में लटक सकता था। खुद मेरे बड़े बाबू को देखकर लाला जी की दाढ़ी में चूहा लटक गया कि हाँक लगा दी जाती। कभी लाम से लौटते छन्नू सिपाही की दाढ़ी में लटका दिया जाता और कभी आपस में झगड़ पड़ने पर सिद्ध के बापू की दाढ़ी में या मन्ने हरामी की दाढ़ी में लटक जाता था। सिवान तक यही हाल रहता। फिर टीले से उतरकर सब लड़के अपने अपने घरों की ओर मुड़ जाते और जगह जगह बहती कच्ची मोरियों, आम जामुन के बगीचों, कटते चारे, कुड़कुड़ाती मुर्गियों और रंबाते चौपायों के पानी के बीच में से मैं अपने घर के कच्चे बरोठे में पहुंचकर चिल्लाता, अलिफ बे अब, माई खाना देगी कब, बेटा पढ़ के अइबे तब। बड़ी अम्मा और दादी ऐसे खुश होती जैसे बेटा नारों की विद्याओं में पारंगत होकर ही लौटा है और खाना मांग रहा है। खाना खा, बस्ता वैसे ही फेंक फांक जांघिए के नाड़े में गुल्ली खोस हम खेलने भाग जाते और सांझ ढले मुंशी जी की सोटी याद आने पर डिबरी की मध्यम रोशनी में काली पट्टी पर सफ़ेद खड़िए के घोल से क ख और गिनती पहाड़े लिखते नींद के झोंके में वहीं ढेर हो जाते। ये दिनचर्या टूटी थी जब आखिरी बार गांव की पढ़ाई खत्म कर अव्वल नंबर से मिडिल पास करके बाबूजी के पास शहर आने लगा था। सिद्ध, छविनाथ, लालचंद, कितने दोस्त सिवान के पास बस स्टॉप तक साथ आए थे। सब वैसे ही, कोई कमीज धोती, कोई धारीदार पाजामे में ही। स्कूल भी ऐसे ही जाते थे हम सब, मिडिल तक नंगे पाँव, मैले बस्ते, सिकुड़े ऊंचे पैंट या रंगीन धारीदार पाजामे। रिजल्ट वाले दिन पाजामे मटमैले ही पर निचड़े होते तथा बालों में कटोरे पर तेल कनपटी तले बह रहा होता और आँखों में मोटे काजल की रेखा खिंची होती। मेरे बड़े बाबू गांव के पटवारी अर्थात मुंशी जी थे, अतः हमारे पास 2-3 जोड़े कपड़ों के साथ एक जोड़ी बरसाती जूते और डिज़ाइनर मोजे भी थे, शादी ब्याह मुंडन छेदन पर पहने जाने के लिए। बड़े बाबू से अत्यधिक हिला होने के कारण ही एक बार जो उनकी उंगली थामे माँ बाप के पास से गांव गया तो रह ही गया। अम्मा बाबू ने सोचा था 6 साल का बच्चा ठहरा, 1-2 दिन में ही रो धोकर वापस आ जाएगा, पर निस्संतान बड़े बाबू और बड़ी अम्मा ने ऐसे दुलार से पालना शुरू किया कि कभी घर के नाम पर ना कस्बे से शहर की कचहरी तक मुहर्रिरी करते बाबू याद आए, ना छोटे बड़े भाई बहनों के बीच झींकती बर्राती अम्मा। अगले साल ही गांव के मदरसे में बड़े बाबू ने नाम भी लिखवा दिया। नाम लिखने के साथ ही पंडित जी और मौलवी जी को आगाह कर दिया था, लड़का पढ़ाई में कोताही न करने पाए, लगाम बराबर कसे रहें।
कभी कभार मिलने पर मेरी पढ़ाई की बाबत पूछ लिया करते और पंडित जी या मौलवी साहब के तारीफ़ करने पर उनकी आंखें चमकने लगती। घर आकर फ़ौरन पहाड़े जुमले रटाने बैठ जाते। ये शायद इन्हीं सब का फल था कि मैं हर कक्षा में अव्वल आता चला गया। मेरी रटाई की धाक जम गई। मुंशी जी पीठ ठोकते, पंडित जी इम्तिहान से पहले हनुमान जी का प्रसाद लाते। स्कूल की इज्जत बढ़ेगी ना इसी के नाम। बड़े बाबू गदगद भाव से दोहराते, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। बीच बीच में बाबू एक आध बार शहर ले जाने के लिए आते, लेकिन मेरे जाने के बाद से ही बड़े बाबू एवं बड़ी अम्मा के बुझे उदास चेहरे देखकर लौट जाते। वैसे लौटने के कुछ और भी कारण होते। शायद कस्बे नुमा शहर में पढ़ रहे मेरे अन्य भाई बहनों की तुलना में मेरी पढ़ाई लिखाई, चाल चलन एवं तंदुरुस्ती हर तरह से बाबू मुझे बेहतर पाते। बड़े बाबू के अनुसार भी गांव की पढ़ाई कम खर्चीली और ज़्यादा अच्छी थी, और जब लड़का खुश है उसे कोई उज्र नहीं तो ले जाने का फ़ायदा। बाबू सहमत हो लौट जाते। शहरी लड़कों में आ जाने वाली आम बुराइयों से वे खुद ही अवगत थे। कई बार गली के नुक्कड़ पर छुपकर सिगरेट फूंकते हुए बड़े भाई के कान पकड़कर 2 थप्पड़ जमा चुके थे, पर भाई छुपकर पीते ही रहे और अब सिगरेट की उनकी लत लग चुकी है। उनसे छोटे भाई परले सिरे के जिद्दी और गुस्सैल हो गए थे और लड़कों की देखा देखी चटपटे चने और चूरन खाने के लिए रोज़ पैसे मांगते। ना मिलने पर चीखते चिल्लाते और हर हफ्ते कोई ना कोई फरमाइश अलग। कमीज पजामा नहीं, हाफ पैंट पहनकर स्कूल जाते हैं। 15 अगस्त के लिए खाकी पैंट, वसंत पंचमी के लिए पूजा का चंदा, आदि आदि। कभी कभी तो बापू तंग आकर दूसरे भाई बहनों को भी गांव में बड़े बाबू के पास पढ़ाने की बात सोचते, पर सोचते सोचते दिन गुजर गए। बड़े भाई साहब इंटर में आ गए। छोटे भैया जिद्दी ही थे और ज़्यादा छोटा मुन्ना अम्मा को छोड़ता नहीं था। बहनों की पढ़ाई लिखाई कोई समस्या मानी ही नहीं जाती थी। उन्हें लेकर एकमात्र विवाह ही समस्या मानी जाती थी, जो उनके जन्म के साथ ही उत्पन्न हो गई थी। लड़कियों का जिक्र आते ही विवाह की बातचीत तथा दहेज की ब्यों तो बैठाई जाती। उनके लगातार बढ़ते जाने पर परेशानी व्यक्त की जाती। इसीलिए मिडिल के बाद से दीदी घर में बैठी लगातार एक के बाद एक चादरों तकियों के गिलाफों पर फूल काढ़े चली जा रही थीं। बाबू के पास से गांव लौटने पर अक्सर बड़े बाबू शहर की तकलीफ़ों का जिक्र करते। अरे क्या सोना गड़ा है शहर में, जाता हूँ इसके बाबू के पास तो 2 दिन में दम घुटने लगता है। हर बार आते जाते जीना चढ़ो और उतरो, घर के नाम पर 2 कोठरियाँ और बित्ते भर का सहन। सेहत देखी है इसके भाई बहनों की। पिछली बार गया था तो शंकर को 3 महीने से आँव की दवा चल रही थी। बिट्टो मतलब दीदी को रोज़ रात में हरारत। 3 बार डॉक्टरी जांच हो चुकी। यहाँ ये दही छाछ देखकर नाक सिकोड़ता है, वहाँ एक मटकी ले जाता हूँ तो सब टूट पड़ते हैं। बराबर गांव से गल्ला पानी ना पहुँचाता तो जाने इसका बाप कुटुंब की गाड़ी कैसे खींचता। शायद इसीलिए 2-3 सालों में इंटर पास करने के बाद बड़े भाई कचहरी में लग गए तो बाबू ने चैन की सांस ली थी। सभी ने कहा तनख्वाह ज़्यादा नहीं पर ऊपरी आमदनी मज़े की रहती है, बस ज़रा कमाने का अटकर आना चाहिए। इसी बीच मैं एक बार शहर जाकर वापस गांव लौट चुका था। हुआ ये कि शहर आने के साथ ही लगातार 3 महीने बीमारी रहा। बड़े बाबू आए और ये कहकर कि यहाँ का हवा पानी से नहीं लग रहा है, वापस गांव ले गए। ठीक हुआ तो 4 मील दूर पास के गांव के नए नए खुले हाई स्कूल में दाखिला दिला दिया। चूँकि वो पहला बैच था और 9वीं के विद्यार्थियों की संख्या कुल 17 थी, इसलिए मास्टर हेडमास्टर सभी स्कूल का परीक्षा फल बनाने में जुटे थे। अक्सर रात रात भर रोक कर पढ़ाते। मैं वहीं मास्टर साहब के घर रुक जाता। बाबू कभी किसी मास्टर से मिलते तो मेरी भूरी भूरी प्रशंसा सुनने को मिलती। हजारों में एक है, क्या विनय क्या सदाचार, जो बताओ सुनकर एकदम रट डालता है। खेल कूद नाटक सिनेमा से दूर, बस पढ़ाई में दत्तचित्त। सचमुच उन दिनों मुझे पाठ्य पुस्तकों एवं साइंस टीचरों के लिए दिए नोट्स के अलावा घर बाहर कहाँ क्या हो रहा है कुछ भी पता न रहता। जब कभी देश विदेश समाज और राजनीति या स्थानीय झगड़े टंटे की बातें होती तो मैं अपनी अनभिज्ञता जाहिर करता तो प्रायः लोगों की नज़र में प्रशंसा होती। काश हमारे बेटे भी दुनिया जहान भूल कर एकाग्रचित्त हो पढ़ते। कभी कभी होंठ भी बिचकाते, वाह रे पढ़ाकू। परीक्षा फल निकला। मेरी तपस्या सफल हुई थी। मैंने कर्पूरी लाल हाई स्कूल ग्राम महुआ से प्रथम श्रेणी में हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी। स्कूल के इस पहले बैच में एकमात्र मैं ही प्रथम श्रेणी आया था। वो दिन कभी नहीं भूलेगा जब गांव छोड़ने से पहले सभी शिक्षकों और लड़कों की उपस्थिति में हेडमास्टर साहब ने मुझे माला पहनाई थी, जो मैंने तब तक सीखी सौजन्यतावश उन्हें ही पहना दी थी।
सभी मास्टर लोग बारी बारी से बधाई दे रहे थे। बड़े बाबू भीड़ के बीच खड़े बार बार अंगोछे से आंखें पोंछ रहे थे। मैंने हेडमास्टर साहब के पांव छुए तो वो गदगद भाव से बोले, सुखी रहो, अपने गांव और देश का नाम उज्जवल करो। और उसके बाद गांव पूरी तरह से छूट गया। वही धूल से नहाई नीली बस कच्ची सड़क से खड़खड़ाती हुई आकर सिवान के स्टॉप पर रुकी थी और मैं बिस्तर, थैला व बक्सा लिए चढ़ गया था। बस चली तो मुड़कर पीछे की ओर गांव देखना चाहा, पर सब कुछ धूल के गुबार में ढक गया था। बस बड़े बाबू, बड़ी अम्मा स्टॉप पर खड़े रह गए थे, पहले की तरह अकेले। बाबू ने समझा था प्रथम श्रेणी सुनते ही शहर के कॉलेजों के प्रधानाध्यापक लपक कर मुझे गले से लगा लेंगे, गांव के पंडित जी और मुंशी जी की तरह ही मेरा सम्मान करेंगे और फ़ौरन मुझे कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। लेकिन वहाँ तो एडमिशन लेने वाले लड़कों की भीड़ में अधिकांश प्रथम श्रेणी वाले ही थे। शहर का सबसे बड़ा आलीशान कॉलेज था वो। प्रिंसिपल ने एक बार मुझे, एक बार बाबू को देखकर क्लर्क के पास भिजवा दिया। बाबू ने पहुंचते ही क्लर्क से मेरी प्रथम श्रेणी का गुणगान शुरू कर दिया। उसने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, सेकंड डिवीज़न तो हम लेते ही नहीं। बाबू जैसे आसमान से गिरे। क्लर्क ने बताया, कॉलेज के नाम की वजह से एडमिशन की भीड़ इतनी होती है कि मेरिट से लेने पर प्रथम श्रेणी से ही सीटें भर जाती हैं। लेकिन दूसरा धक्का इससे भी कहीं बढ़कर था, जब हमने तरह तरह की फ़ीसों की लंबी चौड़ी लिस्ट देखी। खेल कूद, ड्रामा, डिबेट और जाने कितनी कल्चरल सोसाइटीज़, हॉबीज़ आदि देखकर हम घर लौट आए। दरअसल उस कॉलेज में एडमिशन की राय भाई साहब के दोस्तों ने दी थी। पढ़ाई ही नहीं, खेल कूद, डिबेट्स तथा अन्य सभी प्रकार के प्रोग्रामों में हमेशा इसी कॉलेज के लड़के चैंपियन होते हैं। इंटरमीडिएट के लड़के फर्राटे से अंग्रेजी बोलते हैं कि एमए बीए वाले मात खा जाएं। घर पर फिर गोष्ठी जमी। बड़े बाबू भी आ गए थे। तब तक बड़े बाबू और भाई साहब 2 बार और कॉलेजों के चक्कर लगा चुके थे। हर जगह कुछ ना कुछ दिक्कत थी। कहीं डोनेशन चाहिए था, कहीं साइंस नहीं थी, कहीं कुछ और। जहाँ सब कुछ था वहाँ फिर खर्चे की परेशानी। अंत में बड़े बाबू ने दौड़ धूप शुरू की। सिफारिश सोर्स पर उन्हें बहुत विश्वास था। 2-4 दिनों में समस्या सुलझ गई। जाने किस किस के मार्फत उन्होंने पता किया कि नवाबगंज के बाबू छोटे लाल ने कुछ साल पहले ही एक नया इंटर कॉलेज खोला है। सरकारी ग्रांट भी इस साल मिल गई है। कोई एमएलए जान पहचान के थे। हरिओम मतलब मेरी पहली डिवीज़न सुनकर वो बड़े खुश हुए। कहा है फ़ौरन दाखिल कर लेंगे। यही है कि शहर के एकदम दूसरी तरफ है, आने जाने में थक जाएंगे। तो क्या, आखिर उन खर्चीले स्कूलों के फुटबॉल, हॉकी, ड्रामा, नौटंकी भी तो थकाते ही हैं कि नहीं। सबके साथ साथ मैंने भी राहत की सांस ली थी और अंदर से काफ़ी हल्का महसूस किया था। उस दिन बड़े कॉलेजों की भीड़ भाड़, चोंचले देख मैं भीतर से कहीं खुद को आतंकित महसूस कर रहा था। उस आतंक से सचमुच राहत मिल गई थी। किताब, कॉपियों और कपड़े लत्तों के जोड़ जुगाड़ के बाद पढ़ाई का सिलसिला फिर से शुरू हो गया था। लेकिन इस बार पहले की अपेक्षा मैं जैसे जगह जगह रुकावट सी महसूस कर रहा था। पहली बात तो इस शहर के कॉलेज और गांव के स्कूल की पढ़ाई में काफ़ी फ़र्क था। यहाँ मास्टरों को अपनी कोई जिम्मेदारी ही नहीं थी, जबकि गांव के मास्टर हर चीज़ लड़कों को रटा मारते थे। यहाँ के लड़के मास्टर सभी पढ़ाई से कुछ ज़्यादा ही कपड़े लत्ते, राजनीति और सामाजिक गतिरोधों को लेकर उलझते। ग्रुपबाजी भी खूब थी, मास्टरों और लड़कों दोनों में ही। और सबसे बड़ी बात, गांव की तुलना में ये पढ़ाई घर वालों को भी काफ़ी कठिन पड़ रही थी। कभी कभी मैं सोचता, यहीं का खर्च नहीं संभल रहा तो उस बड़े कॉलेज में क्या होता। यहाँ एक अच्छी बात ये थी कि एक ग्रुप शान शौकत हो हल्ले वाले लड़कों का था तो दूसरा मेरे जैसे कस्बाई लड़कों का, जो रहन सहन में मेरे जैसे होते हुए भी पढ़ाई के स्तर में मुझसे कहीं नीचे थे। बस साइंस पढ़ने का लोभ संवरण न कर पाने के कारण कॉलेज में नाम लिखा पढ़ने आ गए थे। यदि पहला ग्रुप मुझे कोई महत्व न देता तो दूसरा अपने ग्रुप का एकमात्र विद्वान और फर्स्ट डिविजनर मानता था। एक ग्रुप से मिली उपेक्षा और उपहास दूसरे ग्रुप से मिले साधुवादों के बीच भूलने की कोशिश करता, और धीरे धीरे मैं स्वयं को उन शानी लड़कों से कहीं श्रेष्ठ अनुभव कर स्वयं उन्हें नकारने की कोशिश करने लगा। हिंदी ही बोलना, वैसे ही कस्बाई चलन के कपड़े पहनना, अपने ढंग से चलना बोलना, जो पहले स्वभाव था अब जिद बन गया। तब भी मन अशांत रहता तो सब ओर से ध्यान हटा दिन रात पढ़ाई में समय बिताने लगा। मेरे अंदर एक और उपेक्षा पनप रही थी,
उन लड़कों के प्रति जो नए शहरी लड़कों के हाव भाव बोल चाल की जी जान से नकल कर अपने गंवई कस्बाई संस्कारों की केचुल जल्दी से जल्दी उतार फेंकना चाहते थे और इसीलिए सारे समय उन लड़कों के पिछलग्गू बने फिरते थे। ऐसा नहीं कि स्वयं मेरे मन में कभी उस ढंग से बोलने चलने फिरने की इच्छा नहीं जगी, लेकिन कुछ अपना संकोची व अंतर्मुखी स्वभाव, कुछ अन्य लड़कों के मखौल का माध्यम बनने की झेप और कुछ शुरू से गांव के मास्टरों, बड़े बाबू तथा घरेलू परिस्थितियों द्वारा बोए गए आदर्श वाक्यों की लगाम मुझे कसे रहती। शायद इसी अंदरूनी कॉम्प्लेक्स के कारण मैं उन लड़कों को हेय दृष्टि से देखता और मन के क्षोभ, द्वंद्व और खालीपन से निपटने के लिए रात रात भर पढ़ता। यहाँ कॉलेज में पढ़ाई का माध्यम 2/3 हिंदी और 1/3 अंग्रेजी था। शहरी ग्रुप जानबूझकर अंग्रेजी ठूसने की कोशिश करता, ग्रामीण लड़के असहाय हो जाते। इसीलिए मैं जानबूझकर हमेशा शुद्ध हिंदी में बोलता। मेरे पास एक प्लस पॉइंट भी था, वो ये कि मैं इतनी कड़ी मेहनत करता था कि पढ़ाई में ज़्यादातर लड़कों को मेरे सामने झुकना पड़ता था। लेकिन ये देखकर अक्सर खींच आती कि शहरी ग्रुप मुझसे पूर्ण तटस्थ रहता, जैसे क्लास में मेरी स्थिति ही ना हो, कि मैं किसी महत्व का पात्र ना होकर बेहद नगण्य हूँ। प्रायः अंतर विद्यालय प्रतियोगिताओं, टूर्नामेंटों में इसी ग्रुप के लड़के इनाम शील्ड लाते। तब असेंबली के समय उनकी घोषणा होती, प्रिंसिपल हाथ मिलाते, बधाई देते। मुझ में फिर हीन भावना जागती, मैं फिर अपने को मजबूत करने में लग जाता। ये सब खेल तमाशे की बातें हैं, इनसे ज़िंदगी में क्या मिलने वाला। मैं तो जीवन भर साथ रहने वाला ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ और उस दिन आधी रात के बदले सारी रात जाग कर पढ़ता। करता भी क्या, मेरी आत्मतुष्टि का यही एकमात्र माध्यम था। उस वर्ष एक साथ 2-2 शुभ घटनाएं घटीं। मैं इंटरमीडिएट में भी कॉलेज भर के लड़कों में सबसे अधिक नंबर ला प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ तथा भाई साहब का विवाह माधोपुर के रिटायर्ड कानूनगो की दूसरी लड़की के साथ पूरे 15,000 नकद दहेज पर धूमधाम से संपन्न हुआ। बड़े बाबू और बाबू के हौसले आसमान छू रहे थे। पूरे विवाह बारात में बस एक ही चर्चा, मेरे प्रथम आने की। नाते रिश्तेदारों के बीच यही मशवरा लिया जाता कि मुझे ऊंची शिक्षा के लिए कहाँ भेजा जाएगा। चूँकि मेरे भविष्य की उज्ज्वलता में अब किसी प्रकार का संदेह नहीं रह गया था, अतः कानूनगो साहब के चचेरे साले की राय पर मुझे 2-3 महानगरीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठाने का निर्णय लिया गया। उनके द्वारा ही बाबू बड़े बाबू को मालूम हुआ कि इन कॉलेजों की विदेशों में भी अच्छी ख्याति है तथा यहाँ के पढ़े कितने ही हिंदुस्तानी विदेशी संस्थाओं में उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। जीवन में दूसरी बार घर का वातावरण इतना उल्लासपूर्ण था। मैं प्रतियोगी परीक्षा में सफल रहा। जाने की तैयारियां होने लगीं। मेरे लिए 2 नई कमीज़ें, पैंट बने, जूते आए, हवाई चप्पल भी खरीदी गई। बाबू पुराने बक्से पर रंग करवा लाए। बहनों ने झालरें लगा लगा तकिए के गिलाफ सिले। भाभी के दहेज में मिली 2 चादरें निकाल कर दी गईं। मेरे साथ भेजे जाने के लिए लगातार 3-4 दिन लड्डू मठरियाँ बनती रहीं। चलते समय अम्मा ने टीका किया, दही खिलाया। पूरा घर मुझे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ाने आया। माहौल कुछ ऐसा बन गया था कि सबके साथ खुद मुझे महसूस हो रहा था जैसे मैं सामान्य से बहुत ऊपर उठता महान लक्ष्य, उज्जवल भविष्य की ओर सतत जा रहा हूँ। मेरे लिए सर्वथा नया विश्व, नई जगह, महानगर की विराट परिकल्पना के साथ अपरिचय एवं अजनबीपन के एहसास मुझ पर हावी होते जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से अपने उत्साह और महत्वाकांक्षा की छूटती डोर संभाले मैं उस भव्य इंजीनियरिंग कॉलेज के कंपाउंड में रिक्शे से उतरा। कुछ पल किंकरते विमूढ़ सा खड़ा रहा। समझ में न आया किससे पूछूं, क्या पूछूं। फिर हिम्मत कर तेजी से गुजरते 1-2 लड़कों से ऑफिस का आता पता पूछा। वे इतनी तेजी और फर्राटे से बताते हुए निकल गए कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। 2-1 औरों से भी पूछने पर वही परिणाम और उन्हीं से दोबारा पूछने की मेरी हिम्मत न पड़े। काफ़ी देर बाद एक चपरासी सा दिखता व्यक्ति सहायक सिद्ध हुआ। ऑफिस का पता पूछकर मैं अपना आक्रोश रोक न पाया। उसी से पूछ बैठा, यहाँ ये लोग हिंदी बिल्कुल नहीं बोलते? उसने हैरानी से मुझे देखा, मानो कह रहा हो किस दुनिया से आए हो। फिर थोड़े रुआब के अंदाज में बोला, हाँ इधर हिंदी नहीं चलता, इंजीनियरिंग कॉलेज है, आप अंग्रेजी नहीं जानता क्या? जानता क्यों नहीं, पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलता हूँ। यहाँ कैसे आए हो? मुझे बेहद गुस्सा आया। चपरासी होकर मुझसे इस तरह बोल रहा है, ना आप ना कुछ। इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीज़न से पास करके इसी कॉलेज में एडमिशन लेने आया हूँ।
उसने उसी तरह बीड़ी फूंकते हुए अपनी उक्ति दोहरा दी। अच्छा, पर इधर अंग्रेजी ही चलता है। ऑफिस के क्लर्कों के सामने भी वही परेशानी। भीड़ भाड़ और लंबी कतारों के बीच अत्यधिक व्यस्त थे सबके सब। पूछने पर जल्दी से फर्राट इंग्लिश में बता जाते, पीछे वाली क्यू आगे खिसकाते और मेरी समझ में कुछ भी ना आता। अक्सर एक दो बार बताने के बाद वे होठों के कोने में मुस्कुराते हुए मुझे हिंदी में बताते। खींचकर मैं रुआंसा हो गया। फिर हिम्मत कर तीसरे ऑफिस में जाते ही मैं अजीब से स्वर में बोला, कृपया सारी सूचनाएं हिंदी में ही दें। एक साथ ढेर सी आंखें मुझ पर टिक गईं। खैरियत हुई कि ये क्लर्क व्यंग से मुस्कुराया नहीं, मुझे ठीक से हिंदी में समझाने लगा। लेकिन दूसरे लड़कों के आ जाने पर वो उनसे अंग्रेजी में ही बोलता। इस तरह बार बार उसका मात्र मेरे लिए अंग्रेजी से हिंदी की पटरी बदलना भी मुझे बुरी तरह अखर गया। कुछ पूछने आए लड़के भी गुजरते हुए मुझे घूरते हुए जाते। ऑफिस की सारी औपचारिकताएं समाप्त कर चलते हुए मैं खींच, तनाव और थकान से बुरी तरह त्रस्त हो गया था। पहले दिन लेक्चरर क्लास में आए तो उन्होंने कुछ पढ़ाने बताने के बदले लड़कों का परिचय प्राप्त करने और उनसे बात करने की इच्छा जाहिर की। एक के बाद एक लड़कों से यूं ही इधर उधर की बातें करते रहे। सवाल ही कुछ इस मनोरंजक ढंग से करते कि सारी क्लास ठहाकों में गूंज जाती। प्रायः सभी लड़के उत्साह और जोश में थे। मेरी बारी में उनका लहजा एकदम आधुनिक हो गया था। काफ़ी जल्दी बोलने की वजह से मैं आधी बात ही समझ पाया। जो समझा उसका उत्तर भी किसी तरह अटक अटक कर ही दे पाया, जो शायद उनके पल्ले नहीं पड़ा। अपनी जगह पर खड़े खड़े ही मैंने महसूस किया कि शेष लड़के मेरी अजीबोगरीब अंग्रेजी लहजे और उच्चारण पर मुस्कुरा रहे हैं। कुछ तो खुलेआम हंस पड़े थे। बैठने तक मेरे कान लाल हो चुके थे, माथा पसीने से तर था और शर्म व झेप से मैं रुआसा हो रहा था। एक के बाद एक 2-3 लेक्चरर आए। लड़के खूब खुलकर बराबरी के स्तर पर सर से हंसी मजाक करते रहे। एक आध सवाल कोर्स वगैरह को लेकर भी हुए, पर मैं कहकहों के बीच वैसे ही सिर झुकाए बैठा रहा। काफ़ी देर बाद क्लास बिल्कुल खाली होने पर पता चला लंच टाइम हो गया है। जब तक पहुंचा कैंटीन में भीड़ भाड़ शोर शराबा बढ़ गया था। इक्के दुक्के अकेले आते भी तो जल्दी किसी न किसी ग्रुप के साथ हो लेते। खाने के साथ साथ लड़के विश्व राजनीति से लेकर लोकल सिनेमा घर में चल रही फिल्मों तक पर बहसते जा रहे थे। बीच बीच में यहाँ वहाँ की सीटों से जोर के कहकहे उठते और सिगरेट के एक सार फैले धुएं उलझकर खामोश हो जाते। कोने की 2-1 खाली पड़ी सीटों पर मैं बैठ गया। ऐसी सुस्ती और हीनता व्याप्त हो रही थी कि बेरे को बुलाने तक के लिए आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी सामने आहट हुई, बैठ सकता हूँ? बैठिए। शुक्रिया। बैठने के साथ ही उसने पसीना पोंछ डाला और कुछ पलों तक बातें शुरू करने या ना करने की स्थिति में बैठा रहा। तभी गुजरते हुए बेरे को देखकर उसने आवाज़ दी। बेरा आ गया। अपने खाने का ऑर्डर देते हुए उसने मेरी ओर देखा। आप भी खाना लेंगे ना? जी हाँ। ठीक, 2 थाली लाना। धन्यवाद। मैं झेप से उबर कर किसी तरह बोला। वो सोत्साह बोला, आप भी नए लगते हैं। जी हाँ। मेटलर्जी? जी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं समित खन्ना हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही पहुँचा हूँ। लंच टाइम सुनते ही पहले भागा भागा यहीं आ पहुँचा। आप कब आए? जी कल दोपहर। कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? लड़के कैसे लगे? आप तो थोड़ा बहुत जान गए होंगे एक दिन में। मैं किसी तरह अंदर की छटपटाहट घुमाता सामान्य स्वर में बोला, आप लोगों को अच्छा लगेगा, मेरी बात और है। नहीं, शुरू में सभी की वही हालत होती है। वैसे लड़के मुझे भी ज़रा ज़्यादा ही स्नॉब लगे। फिर कुछ रुक कर बोला, आप पहली बार घर छोड़कर आए हैं क्या? मैंने अजीब नैराश्यपूर्ण दार्शनिक लहजे में कहा, छोड़िए, अपनी बताइए। लगा उसे एक साथ सहानुभूति और हैरानी दोनों हुई। मैं स्वयं पर खींच उठा। वो बेचारा तो खुद दुख सुख बांटना चाह रहा है और मैं अजीब रुक्ष स्वर में जवाब दे रहा हूँ। खुद ही नरम पड़कर बोला, मेरी कठिनाई जानकर क्या करेंगे? मैं इस वातावरण से सर्वथा भिन्न हिंदी भाषी परंपरावादी सीधे साधे वातावरण से हूँ। यहाँ से मैच में कैसे खा सकता हूँ? बस। अरे नहीं, सब ठीक हो जाएगा। शुरू शुरू में नई जगह पर ऐसा होता ही है। आप इस जरा सी बात को लेकर खासे परेशान हो उठे। मैं समझा कोई बड़ी बात हो गई। खाना खत्म हुआ तो उठते हुए बोला, जब कभी फुर्सत हो उधर मेरी तरफ आइएगा, शायद रूम नंबर 41 दिया है। उसने आत्मीयता से हाथ बढ़ा दिया तो मेरा झूलता हुआ हाथ कृतज्ञ भाव से आगे बढ़ गया। ये क्रम टूटता नहीं दिख रहा था।
वही तनाव और बेचैनी। अब तो पढ़ाई भी बाकायदा शुरू हो गई थी, लेकिन मेरे अंदर की वही घबराहट तड़फड़ाने लगती। कब तक, आखिर कब तक इस वातावरण में सहज हो पाऊंगा और कैसे? हमेशा क्लास में बैठे रहने पर महसूस होता जाने कितनी जोड़ी चिकनी नुकीली आंखें मेरी पीठ में चुभी हैं, कौतुक, विनोद और विद्रूप से भरी हुई, अलग अलग ढंग से मुस्कुराती हुई, सामने देखते हुए भी कान पीछे लगे रहते हैं। सर क्या बता गए कुछ भी पल्ले नहीं पड़ पाता। दृष्टि हमेशा पीठ में चिपकी उन्हीं आंखों को उधेड़ने में लगी रहती है। सर लगातार बोलते जा रहे हैं, लेकिन मैं केवल फुसफुसाहटें सुन रहा हूँ। ओम जय जगदीश हरे, पंडित जी, तथा कटी छटी बातों और छोटी चुटिया पर चाणक्य, ये सब अक्सर क्लास में आने के साथ ही किसी वाक्य के साथ लगाकर ही बोला जाता। पर मैं धीरे धीरे समझ गया कि इनका लक्ष्य मैं ही हूँ। किसी से पूछा, पैरवी की कुछ गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि अलग अलग सभी लड़के मुझसे ज़रूरत से ज़्यादा दिखावे की शालीनता से पेश आते। उद्दंडता और रिमार्कबाजी ग्रुप में ही चलती। सिर झुकाकर चलते हुए सब कुछ पी जाने के सिवा कोई चारा न था। शाम तक थकान से चूर आकर बिस्तर पर पड़ जाता, जैसे दिन भर स्वयं और वातावरण से लड़ते लड़ते लस्त हो गया हूँ। बस पड़े पड़े दाहिनी कोहनी से कसकर आंखें दबा लेता तो कमरे के टेबल, कुर्सी, कपड़े, दीवान सब आंखों से ओझल हो जाते। लेकिन बंद आंखों में बीता हुआ एहसास उपहासों भरा दिन विद्रूपता से मुस्कुराने लगता। रोज ही दिन भर की थकान और व्यस्तता के बावजूद हॉस्टल के कमरे में लौटकर अपने टुकड़े टुकड़े बिखरी इच्छा शक्ति बटोरता, मन पक्का करता। नहीं, इतनी कड़ी मेहनत से अर्जित ये विद्या यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। हार कर पीछे से भविष्य के लिए संजोए सपनों का क्या होगा? मेरा और मेरे समूचे परिवार की आकांक्षाओं का क्या होगा? तो फिर रास्ता क्या है? जी जान से पढ़ूंगा तभी टीचर प्रभावित होंगे, मखौल उड़ाने वाले लड़कों के सिर झुकेंगे, मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आएगा। लेकिन आत्मविश्वास शब्द पर आकर फिर एक ठोकर सी लगती। क्या यहाँ मात्र जी बूते पढ़ाई करते ही आत्मविश्वास पैदा कर सकता हूँ? नहीं, उसके लिए इन्हीं लड़कों की संस्कृति अपनानी होगी। इन्हीं की तरह अंग्रेजी बोलूँगा, चलना फिरना तौर तरीके सभी अपनाने होंगे। अपना सम्मान, अपनी टेव और वो सब जिसे अब तक अपना आदर्श माना छोड़कर जिसका मजाक उड़ाकर ऐंठता रहा, उसे ही अपनाना होगा। मन में एक आवाज़ उठती, तो क्या हुआ, सभी ऐसा ही करके तो आगे बढ़े हैं। दूसरी आवाज़ उठती, लेकिन तुमने अपने जीवन के लिए जो कुछ आदर्श माना था उसे तो नकारना होगा। ये तुम्हारे आत्मसम्मान की कितनी बड़ी हार होगी। आत्मसम्मान खोकर आत्मविश्वास, कितना विडंबनापूर्ण शब्द है। नहीं नहीं नहीं, मैंने अपनी दूसरी आवाज़ का गला घोंट दिया। सुबह उठने पर तबीयत कुछ भारी लगी, पर उठा। घर से आते समय नई सिलाकर लाई पैंट और कमीज पहनी, बाल अच्छी तरह काढ़े और अपने को हल्का महसूस करता हुआ क्लास की ओर चल दिया। लेकिन ये क्या? क्लास में बैठने के साथ ही उन्हीं नुकीली दृष्टियों के चुभन की पीड़ा और भय, लगातार अशांत और अस्थिर होता हुआ मन, बिलबिलाते घोड़े सा कभी भयभीत हो पीछे भागता था, कभी सचेत हो चाबुक खाकर सामने ब्लैक बोर्ड के फार्मूले की तरफ। तभी सर ने किसी लड़के से कुछ पूछा। उसे नहीं आया, एक दो औरों को भी नहीं आया। सहसा मस्तिष्क कौंधा, यही तो मैं कल पढ़ रहा था। उत्तेजना में बगैर सर के पूछे ही मैं उठ खड़ा हुआ और फार्मूला बोल गया। सर करेक्ट बोलकर होठों के कोने में हल्के से मुस्कुराते हुए ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ गए, लेकिन बोलने के साथ ही जबरदस्ती दबाई जाने वाली हंसी का धीमा फव्वारा पीछे से छूटा था। ये मेरे द्वारा अंग्रेजी शब्दों के कस्बाई उच्चारण पर था। दबे शब्दों में मेरे उच्चारण की नकल की जा रही थी, जैसे नॉट को नाट, स्केल को स्केल आदि। उत्तर बता पाने का उत्साह पीछे से आती आवाज़ों में दबकर छूट गया था। मैं फिर भी अपनी पहली मनस्थिति में आ गया था। क्लास से उठकर जाते हुए एक लड़के से दूसरे को कहते सुना, चील गोजा। मैं एकाएक तिलमिलाता हुआ उस ग्रुप के पास पहुंच गया। आप लोग चील गोजा किसे कह रहे थे? ग्रुप थोड़ा चौंका। फिर एक लड़का ढिठाई से बोला, चील गोजा वो एक ड्राई फ्रूट होता है ना, उसी को। चुप रहिए। मेरा सारा चेहरा अपमान से दहक रहा था। मैं आप लोगों की तरह शान शौकत वाला अंग्रेज नहीं, गंवार हूँ, पर इतना पागल नहीं हूँ। पागल? कौन आपको पागल कहता है? एक लड़का पुचकारता हुआ पास आ गया। आप तो खाली पीली में गुस्सा करता। चील गोजा सच्ची में ड्राई फ्रूट। ओ, क्या कहते हैं मदर टंग में बोलना। उसने दूसरे लड़कों को धकियाया।
जानता हूँ, मैं बात काट कर बोला। इतनी अंग्रेजी मैं भी जानता हूँ। ये भी जानता हूँ कि अपने देश की हिंदी या कोई भी भाषा आप गलत बोलेंगे तो ना आपको शर्म आएगी ना सुनने वालों को। लेकिन अगर कोई अंग्रेजी गलत बोल दे तो आप सरेआम मजाक उड़ाने से नहीं चूकते। आप जैसे भारतीय। ओए ओए, काय को गुस्सा करता फ्रेंड? अपुन भी बटर टंग वाला ही होता। वो बड़ी मासूमियत से मेरी पीठ थपथपाता बोला। दिस इज़ नो वे ऑफ एंटरटेन्ड आपटे। अर्थात ये मनोरंजन का कोई तरीका नहीं हुआ आपटे, बिला वजह किसी को परेशान करना। फिर पास आकर मुझसे बोला, आइए आप इधर आइए। मैं चुपचाप उसके साथ हो लिया था। बाहर आकर हम एक तरफ खड़े हो गए तो उसने स्वर में नरमी लाकर आत्मीयता से पूछा, आईएससी करके आए हो? कहाँ से? अपने गांव, कस्बे और कॉलेज का नाम बताते हुए मेरा स्वर रोमांच से कांपा था। उसने मेरे कंधे आश्वासन से थपथपाए थे। देखो, तुम एकदम विपरीत वातावरण में पले बढ़े और पढ़े लिखे हो। कुछ आदर्शवादी किस्म के भी लगते हो। जानता हूँ तुम्हें काफ़ी परेशानी हो रही होगी यहाँ, लेकिन धीरे धीरे थोड़े दिनों के बाद तुम देखोगे कि इन तुम में और इन लड़कों में कोई फ़र्क नहीं है। मैं एकदम चोट खाए सर्प सा फुफकार उठा। माफ़ कीजिए, मुझ में इन लड़कों जैसा बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं धिक्कारता हूँ उनकी गुलाम वृत्ति, लतों और आदतों को। मेरे संस्कार मूल भारतीय संस्कार हैं जो मेरे गुरुजनों ने डाले हैं। उन्होंने मुझे अपने देश, धर्म और भाषा का आदर करना सिखाया है। मेरे सामने सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का आदर्श रखा है। मैं कितनी ऊंची आकांक्षाएं लेकर यहाँ आया था, लेकिन यहाँ तो सादगी की, योग्यता की, अपनी भाषा की कोई कदर ही नहीं है। मेरे छटपटाते मन को पहली बार कोई सहृदय श्रोता मिला था और मैं बेतहाशा बोले चला जा रहा था। उन्होंने मेरे कंधे थपथपाए। मैं तुम्हारी भावनाओं की इज्जत करता हूँ। तुम्हें जो कुछ बताया गया उसे तुमने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से ग्रहण किया, लेकिन अब समस्या दूसरी है। जानते हो, जितनी ऊंची उपलब्धि मनुष्य चाहता है उतना ही उसे संघर्ष भी करना होता है। यहाँ तुम्हारा संघर्ष एक भिन्न वातावरण से है। इसके लिए अपने को थोड़ा फ्लेक्सिबल, लचीला बनाना होगा। यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ के कार्य व्यवहारों के अनुरूप ढलना होगा। मतलब मुझे इनकी अंग्रेजियत, दिखावे और दास संस्कृति के प्रति झुकना होगा, यही आप कह रहे हैं ना? नहीं, यहाँ मेरा मतलब झुकने से कदापि नहीं। ये तो एक नए वातावरण में एडजस्ट करने का सवाल है बस। और ध्यान से देखो तो एक बात और भी है। जिन लोगों को तुम अभारतीय, स्नॉब और अपनी संस्कृति का मजाक उड़ाने वाला समझ रहे हो, वे भी भारतीय ही हैं। केवल एक वे वर्ग विशेष की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोष उनका नहीं, दोष है एक ही क्लास, एक ही विषय के लिए दो भिन्न प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का। हाँ, इतना तो मानना पड़ेगा कि ये वर्ग साधन नहीं बल्कि साधे के रूप में अंग्रेजी पढ़ता लिखता है, और चूंकि ये वर्ग अल्प होने पर भी शक्तिशाली है, अतः नेतृत्व इसी का रहता है। नहीं, मैं इसका अंत करूँगा। मैं खुद विद्रोह की मशाल लेकर आगे बढ़ूँगा। मैं खुद ये मशाल। अभी मशाल लेकर आगे बढ़ोगे तो पाओगे कि जहाँ तुम उजाला करना चाहते थे वहाँ तो अंधेरा ही है। हाँ, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा जीवन उस मशाल में जलकर राख हो गया है। मेरा मतलब तुम्हें हतोत्साहित करने का कदापि नहीं, सिर्फ इतना है कि विद्रोह भी अधकचरा नहीं होना चाहिए। तथ्य को पूर्ण रूप से समझकर तब परिपक्व दृष्टिकोण लेकर विद्रोह करो। अभी तो सब तुम्हें अपरिपक्व, हीन भावना से ग्रस्त एक नकारा लड़का समझेंगे। तुम्हारा विद्रोह देश और समाज के लिए नहीं, बस तुम्हारे अपने स्वार्थ के लिए समझा जाएगा। और सोचो, माँ बाप ने तुम्हें कितनी आकांक्षाओं, अरमानों से भेजा होगा कि बेटा इंजीनियर बनकर लौटेगा। माँ बाप, आकांक्षा, अरमान, ये शब्द अनायास मेरी आंखों की झील में नन्ही डोंगियों की तरह उतराने लगे। सहसा मुझे ख्याल आया, आप तो अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, पढ़ते हैं यहाँ? पढ़ते से तो नहीं लगते। नहीं, मैं समाजशास्त्राय आधार पर विद्यार्थियों पर एक सर्वे कर रहा हूँ। उसी सिलसिले में यहाँ के लड़कों की रीति नीति, रुचि, समस्याएं और विचार जानने प्रायः आता हूँ। मन के अंदर जो कुछ उमड़ रहा था मैं जोड़ तोड़ कर कह चला। देखिए, मैं साधारण परिवार का हूँ। कितनी मेहनत से पढ़ा हूँ आप नहीं समझ सकते। आधी रात से पहले शायद ही कभी सोया हूँ। मिडिल में आने के साथ ही बस पढ़ाई से नाता, ना सैर ना सपाटा, ना सिनेमा ना नाटक। कभी खेल कूद में भी समय व्यर्थ नहीं कमाया, बस पढ़ाई। समझ लीजिए। समझ गया हूँ, लेकिन एक बात कहूँ? मेरा वाक्य काट कर वे बोले, अगर सचमुच तुमने पढ़ाई के साथ थोड़ा सैर सपाटा, खेल कूद किया होता
तो आज जो तुम हो उससे कहीं ज़्यादा उर्वर विकसित व्यक्तित्व वाले होते। ये सब उतना ही आवश्यक है जितना व्यक्ति के लिए खाना पीना और हंसना। मैंने पूरी बात बनाने की गरज से जोड़ा, मैं हमेशा फर्स्ट डिवीज़नर ही रहा हूँ। बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारी उपलब्धियों पर मुझे फ़ख्र है, लेकिन उतना ही अफसोस तुमने जो कुछ खोया उसके लिए भी है। मैं अवाक उनका मुंह देख रहा था। वे कहते जा रहे थे, अगर पढ़ाई के साथ साथ तुम 4 दोस्तों में उठते बैठते सैर सपाटे पर जाते, मतलब अलग अलग वातावरण के साथ तुमने अपने को मोड़ा होता, तो आज इस मुकाम पर आकर अपने को इतना अकेला ना पाते। मैं अवाक देखता रहा। क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो हमेशा माता पिता गुरु। ठीक कह रहा हूँ, जानता हूँ तुम्हारा दोष नहीं। तुम पर तो अन्याय हुआ है तुम्हारे माता पिता गुरुजनों द्वारा। तुम्हारे वर्ग विशेष की पूरी व्यवस्था का दृष्टिकोण ही ऐसा है, और इस दृष्टिकोण का भी कारण है तंगहाली से परेशान परिवार के समक्ष अर्थोपार्जन की समस्या। वो शिक्षा जो जल्दी से जल्दी हमें कमाने लायक बना दे, उस वर्ग के लिए जीवन की अन्य तफरीहों में बर्बाद करने का समय कहाँ है। उनके लिए शिक्षा एक सुखी जीवन जीने का साधन, एक शर्त है। सुखी जीवन के नाम पर मेरी आंखों में डोंगियां फिर उतराने लगीं। बहनों के बनाए तकिए की झालरें, माँ द्वारा बनाई मटरियाँ, पिता द्वारा रंगा कर लाया हुआ बक्सा, इनमें हर चीज़ के साथ उन लोगों की उत्साह और आकांक्षा भरी नज़रें। अच्छा दोस्त, मैं तो चलता हूँ। एक सच्चे हितैषी की तरह तुम्हें यही सलाह दूंगा कि बगैर माहौल से जुड़े तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। और यहाँ तुम्हारे जैसे कितने हैं। थोड़े दिन जरा बुरा जरूर लगता है, और तुम जरा ज़्यादा स्वाभिमानी व आदर्शवादी हो, इसलिए अपने को जल्दी जुड़ता हुआ महसूस नहीं कर पा रहे हो। पर जुड़ना आवश्यक है, ये सिद्धांत की नहीं व्यवहारिक सत्य की बात है। जाते जाते वो कुछ झिझकते हुए रुके। देखो, जैसे पैंट और शर्ट ही है ना, यहाँ के चलन के अनुसार नया नहीं, इसे धोकर प्रेस कर पहनना चाहिए। यही सब, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, समझे। बढ़ जाओ अपनी ताकत आजमाने इस महासमर में। उस दिन हॉस्टल पहुंचने के बाद पहला काम मैंने यही किया कि नई पैंट कमीज़ और लॉन्ड्री वाले को धोकर प्रेस करने के लिए दे आया। अब क्लास में बैठने पर पहली 2 आवाज़ों के साथ एक तीसरी आवाज़ भी थी, बढ़ जाओ अपनी ताकत आजमाने। वातावरण से जुड़े बिना आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरों की भूलों, गलतियों और प्रयोगों के दुष्परिणाम तुम्हें भोगने पड़ रहे हैं। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। तुम्हारे जैसे कितने लड़कों का यही अंजाम होता है। एकदम कस्बाई शिक्षा से निकलकर डिवीज़न के आधार पर उन्हें यहाँ प्रवेश मिलता है। वे कितने उत्साह, उमंग और महत्वाकांक्षाएं लेकर यहाँ आते हैं, लेकिन आने के बाद ही वे इस चकाचौंध को अवाक देखते रह जाते हैं, और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास, उत्साह सब एक अंतहीन आत्महीनता में परिवर्तित होते चले जाते हैं। क्लास से लौटकर अपने बिस्तर पर लस्त निढाल पड़ा था। कमीज की ऊपरी जेब से आज ही मिली पिताजी की चिट्ठी निकाल ली। लिखा था, तुम गांव में पढ़ते थे तो अपने लोगों के अधिक पास लगते थे, अब एकदम दूर हो गए। माँ तथा बहनें तुम्हें याद करती हैं। तुम्हारी भाभी के आने से थोड़ी रौनक जरूर हो गई है। पढ़ाई के खर्चे वगैरह की ज़्यादा चिंता मत करना। तुम हमारे घर खानदान में सबसे ऊंची पढ़ाई कर रहे हो। ये एक यज्ञ ही है। इसके लिए जो भी संविधा आवश्यक होगी जुटाई जाएगी। हाँ, शहरी चकाचौंध और व्यसनों से दूर रहना। अपने आदर्शों से मत डिगना। इससे अधिक तुम खुद समझदार हो। तुम्हारी माँ पीछे पड़ी हैं कि दशहरे की छुट्टियों में तुम्हें देखाऊं। कोशिश कर रहा हूँ। निढाल पड़े पड़े एकाएक उठा, कागज कलम उठा लिया। जितना कुछ जिस यातना के रूप में आने के साथ मुझ पर गुजर रहा था, सब कुछ पिताजी को लिख हल्का हो पाने के लिए मन छटपटा उठा। कागज कलम उठाकर लिखा, पूज्य बाबूजी। लेकिन इसके बाद कलम रुक गई। काट दिया, फिर लिखा, फिर काटा। जो कुछ अंदर अंदर सब कुछ जोड़ फोड़ कर वात चक्र सा घूम रहा था, वो लाख चाहने पर भी कागज पर नहीं उतार पाया। खींचकर सब कागज मोड़कर कचरे में फेंक दिए और पढ़ने बैठ गया। लेकिन काफ़ी देर बाद पाया कि बिना कुछ समझे उसी पेज को पथरीली नज़रों से घूरे जा रहा हूँ। एकाएक झटके से उठा। लगा कुछ देर और इसी स्थिति में रहा तो पागल हो जाऊँगा। जाकर कई बार मुंह धोया, कपड़े बदले और बाहर सड़क पर निकल आया। इधर उधर अकेला ही सड़कों पर चक्कर लगाता रहा। एक दर्जी की दुकान दिखी तो जाकर पैंट की सिलाई पूछी। उसने सवालों की बौछार कर दी। पैरेलल या बेलबॉट, जिप या बटन, पॉकेट कौन सा, बटन कैसे, पॉकेट ऊपर या नीचे, अमेरिकन कट या फ्रेंच कट। मैं भौचक्का सुनता रहा।
अब तक मैं दर्जी की दुकान पर पैंट सिलनी है या कमीज या बुशर्ट इतना भरी बोलता था और नाप दे देता था बस। सिलाई के 35 रुपये सुनकर मैं ज़रा अनुभवी दिखने की कोशिश में बोला, ये पैंट देखो, अभी थोड़े दिन पहले ही सिलाई है 20 रुपये में। उसने उपेक्षा से हंसकर कहा, ऐसा पैंट इधर सिलेगा तो साहब लोग दुकान में फेंक कर चला जाएगा, गांव का बात दूसरा है। मेरा चेहरा लाल हो फिर तमतमा आया। बोल कुछ ना सका, चुपचाप आगे बढ़ गया। जाने कब तक यूं ही भटकते भटकते सामने कोई पिक्चर हॉल दिखा। 6:30 के ऊपर होने पर चुपचाप टिकट लेकर अंदर बैठ गया। शो खत्म होने पर फुटपाथ पर के ही एक चाय वाले से एक के बाद एक 2 प्याले चाय सुड़की और कुछ बिस्कुट खाए। कॉलेज की कैंटीन में जाने की इच्छा नहीं थी। हॉस्टल के अपने कमरे में आकर पढ़ रहा। गई रात तक फिर भी नींद आंखों में नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मस्तिष्क में एक एक कर भीड़ भरी सड़कों की परतें बिछती जा रही थीं। चौड़ी कॉलरें, क्रीज्ड झूमती पैंटें और फर्राटे भरे लहजे इधर से उधर गुजर रहे हैं। उसी बीच में सिद्ध, लालचंद, केशो, छन्नू अपनी काली पट्टी खड़िया घुली दवात लिए एक दूसरे पर धूल फेंकते, बस्ते फटकारते चले जा रहे हैं। परतें उघड़ती जा रही हैं। चश्मे के अंदर से मुस्कुराते हुए पंडित जी, पुछल्लीदार टोपी उतारकर पसीना पोंछते हुए मौलवी साहब, गांधी टोपी और जवाहर जैकेट में हेडमास्टर शुक्ला जी माला लेकर मेरी ओर बढ़ रहे हैं। मैं भीड़ के रेले के साथ साथ आगे पीछे होता हुआ जहाँ का तहाँ खड़ा हूँ। चलने की जी तोड़ कोशिश के बावजूद किसी के साथ नहीं चल पा रहा। खड़े खड़े असहाय सा देखता रहता हूँ। खपरेले छवाते हुए बड़े बाबूजी को, सब्जी का थैला लिए लौटते बाबू को, कचहरी जाते हुए भाई साहब को। फिर लगा है सब एकदम पलट कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगे हैं। मैं चौंक कर स्वयं को देखता हूँ तो मैंने भी अन्य लड़कों की तरह चौड़ी पतलून क्रीज्ड शर्ट पहन रखी है। बाबू, भाई साहब सबको नकारता उन्हीं लड़कों जैसे रौबदार लहजे में बोल रहा हूँ। वे बड़े बाबू, भाई सब हकबकाए मुझे देख रहे हैं। उनकी आंखों में विस्मय है, निराशा है, पीड़ा है और एक हिकारत भरा भाव है। सबके सब चलना भूल जाते हैं। आवागमन रुक जाता है, भीड़ बढ़ जाती है। भीड़ के बीच मेरा दम बुरी तरह घुटने लगता है। आंखें खुल जाती हैं। मैं विचारों को झटकार कर फिर सोने की कोशिश करने लगता हूँ। फिर एक दिन कैंपस से बाहर निकलते समय फाटक पर ही एक पहचानी शक्ल दिखाई दी। वो समित था। पास जाकर उसके कंधे छुए। पहचाना? उसने पीछे घूमकर देखा। ओह, आपको कैसे भूल सकता हूँ, कहकर वो मुस्कुरा दिया तो मैं सतर्क हो गया। तुम भी मुझ पर व्यंग तो नहीं कर रहे? उसने विस्मय से देखा, फिर आशय समझकर बोला, ओह, आप तो बड़े टची मालूम होते हैं। इसमें भला व्यंग की क्या बात है? क्या करूं, मैंने कहा। इधर निरंतर अपने से ही लड़ते लड़ते निर्बल हो गया हूं और अपनी शक्ति पर भरोसा न रहने पर आदमी हर पल शंकालु रहता है। बाप रे, आप तो पूरे फिलॉसफर मालूम पड़ते हैं। सचमुच पढ़िए फिलॉसफी। हर लाचार आदमी की एक ही फिलॉसफी होती है। वो पास आ गया। क्या बात है, परेशान लगते हैं आप? मुझे आपकी जगह तुम नहीं कह सकते? अरे तुम ही सही, वो निर्दोष भाव से हंसा। चलिए उधर पार्क की बेंच पर बैठकर बात करते हैं। लेकिन तुम तो कहीं जा रहे थे ना? अब मैं? अरे कहीं नहीं, यूं ही सामने वाले स्टोर से कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेने निकला था। सो कुछ नहीं, कल ले लूँगा, आइए। वो सहज भाव से मुस्कुराया। शायद वो पहला दिन था जब घास पर निर्द्वंद बैठे अधलेटे लड़कों से बचने कतराने के बदले मैं खुद किसी के साथ बैठा था। ये अनुभूति ही कुछ रोमांचक नहीं थी। मैंने समित से पूछा, और सुनाओ, तुम्हारे कुछ दोस्त वगैरह बने? एक तो सामने ही बैठा है, वो अपनी निर्दोष हंसी हंसा। तुम्हें देखकर अच्छा लगता है समित, मैं तो बता नहीं सकता। अकेले अकेले द्वंद्व में जी रहा हूँ, दिन रात घुट रहा हूँ, पर कोई रास्ता नज़र नहीं आता। कोई ऐसा नहीं जिसके सामने मदद के लिए हाथ फैलाऊं। समित फिर हंसा। वाह, मेरे सामने ही मुझे गाली? नहीं समित, तुम्हें देखकर कितना ढाढ़स मिलता है, कह नहीं सकता। दरअसल मेरी समस्या ही ऐसी है। खैर, अब इस समस्या का हल ढूंढ ही निकाला है। मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली है, यानी इस माहौल के सामने घुटने टेक दिए हैं। समझ में नहीं आता, तुम इसको इतना महत्व क्यों देते हो? इसे हार का नाम ना देकर एडजस्टमेंट का नाम दो तो तुम्हारा मन कहीं हल्का रहेगा। एडजस्टमेंट थोड़ी ऊंचाई नीचाई पर होता है समित। आसमान और ज़मीन के बीच एडजस्टमेंट कैसे हो सकता है? ज़्यादा परेशानी मुझे अपने पूर्व माहौल की वजह से नहीं, बल्कि उसकी जड़ तक बैठ गए अपने विचारों की वजह से हो रही है। चाहे उन विचारों को इस माहौल में सर्वथा हास्यास्पद ही क्यों न करार दिया जाए। छोड़ो, तुम स्टोर की तरफ जा रहे थे ना? तो क्या?
इसलिए कह रहा था कि मुझे भी अपने साथ 1-2 दिन बाजार लेते चलो, एक तो नया हूँ, दूसरे वैसे भी यहाँ के हिसाब से पहनने ओढ़ने का मुझे इतना शऊर भी नहीं। एक आध कमीज पैंट सिलाने की सोच रहा हूँ, तुम रहोगे तो ज़रा मदद करोगे, कमरे के लिए भी कुछ चीज़ें खरीदनी थी। ज़रूर ज़रूर, कल ही चलेंगे। कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद से उस दिन शायद पहली बार उतना हल्का और उन्मुक्त महसूस कर रहा था। समित ने एक रेडीमेड टी शर्ट खरीदवा दी थी और एक पैंट तथा शर्ट शहर के अच्छे दर्जी को सिलने के लिए दिलवा दी थी। साथ ही रोज़मर्रा की ज़रूरत की कुछ चीज़ें भी खरीदवा दी। साबुन की जगह शेविंग क्रीम, एक कायदे का शेविंग सेट, टेल्कम पाउडर और सेंट स्प्रे, जिससे घंटों बाद भी अगल बगल वाले पसीने की गंध से त्रस्त न हों। कायदे से प्रेस की हुई नई शर्ट पैंट पहन हल्का सा स्प्रे कर मैं निकला तो महसूस किया कि कदम अपने आप तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उन कपड़ों में धीमे चलना ही जैसे मुश्किल लग रहा था। क्लास की ओर जाते जाते एक बार फिर वही भीरुता और हीनता घिरी, पर जाने कैसे अपने आप हिम्मत बंध गई। अंदर घुसा तो मुझे देखते ही कुछ लड़कों ने चौंक कर एक दूसरे को आंख मारी, फिक्रे भी कसे, लेकिन मैं मुस्कुराता हुआ उन लड़कों के पास पहुंच गया। क्या बहुत बेवकूफ़ लग रहा हूँ? नया नया गांव से आया हूँ, सीखने में कुछ वक्त तो लगेगा ही। तारीफ़ तो आपकी इसमें है कि मुझे साथ लेकर सिखाइए। श्योर श्योर, वो लड़का थोड़ा शर्माया। दूसरे दिन शाम 4-5 लड़के आए। चलो तुम्हें पिक्चर दिखा लाएं, हम सब जा रहे हैं। दोस्ती के लिए बढ़ा हुआ ये पहला हाथ था। मैं फ़ौरन तैयार हो गया। टिकट लेने के समय किसी एक ने ही सबके पैसे दे दिए। कुल मिलाकर मुझे अच्छा ही लगा। 3-4 दिन बाद ही फिर वही झुंड। 1-2 लड़के और थे। मुझसे कहा गया, तुम्हारे लिए इंग्लिश पिक्चर देखना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चुपचाप साथ हो लिया। मुझे स्वयं आश्चर्य हुआ कि बुकिंग खिड़की पर सबसे पहले मैं कैसे पहुंच गया और खुद अपने पैसों से सबके लिए टिकट खरीद लाया। मेरा आत्मविश्वास तेज़ी से पनप रहा था, लेकिन जाने क्यों मुझे लगा मन के दूसरे छोर पर कुछ हल्के हल्के से डूब भी रहा है। घर लौटकर पिछले महीने के खर्च का हिसाब लगाया तो मुझे समझ में आ गया कि मन के दूसरे छोर पर मैंने क्या डूबता हुआ महसूस किया था। अगले महीनों तक के खर्चे के लिए मैंने रखे रुपयों में से कुल 15 रुपये मेरे पास बच रहे थे और अभी इस महीने के ही 1.5 हफ्ते के करीब गुजारने थे। इतनी मेहनत से अर्जित की गई साख को पाने के साथ ही लड़कों से उधार मांगकर खो देने के पक्ष में मैं नहीं था। न उधार मिलने के बारे में जरा भी आशान्वित थी। काफ़ी देर चिंतातुर बैठा रहा, इधर उधर एडजस्ट करने की कोशिश करता रहा। हार कर बस एक ही विकल्प नज़र आया, बाबूजी को पत्र लिखकर और पैसे मंगवाऊं। इसमें कोई झूठ कोई पाप नहीं है, ये सब यहाँ की ज़रूरतें हैं, लेकिन सीधे सीधे इन ज़रूरतों का उल्लेख कर पैसे मंगवाने पर क्या कोई मेरी मजबूरी समझ सकेगा? इस आवश्यकता को वे लोग परिवार के ऊपर मेरे द्वारा बरपाया हुआ कहर न समझेंगे। मुझे लगा मैं स्वयं 2 रूप धरकर अपना वक्त जाया कर रहा हूँ। फ़ौरन एक कागज़ पर कुछ लाइनें इस तरह घसीटीं जैसे मैं बहुत जल्दी में हूँ, विस्तार से लिखने तक का समय नहीं, और जोर इसी बात पर दिया कि पत्र पाते ही कुछ रुपए भेजने का प्रबंध करें। लौटकर उसी रॉ में किताबें नोट्स निकाले और लैंप जलाकर बैठ गया। चारों ओर फैले कागज़ों के टुकड़े समेटे, टेबल की चीज़ें तरतीबवार रखीं, लैंप सीधा तिरछा करता रहा, लेकिन अंत में काफ़ी देर बाद मुझे स्वीकारना पड़ा कि पत्र लेटर बॉक्स में छूट गया। लेकिन द्वंद्व जहाँ था वहीं है। लैंप की रोशनी में किताब का खुला पेज ज्यों का त्यों है और मैं आंखें फाड़े अभी अभी छोड़े गए अपने पत्र को पिताजी के हाथों में पढ़ता हुआ महसूस कर रहा हूँ। 1.5 हफ्ते बाद चपरासी एक स्लिप लेकर आया जिस पर लिखा था प्रेम शंकर। नाम कुछ सुना सा लगा। गया तो इंतज़ार करते व्यक्ति ने तपाक से हाथ मिलाया। पहचाने नहीं ना? अरे अभी तो पद्मा की शादी में मिले थे भाई, मैं प्रेम शंकर हूँ, पद्मा तुम्हारी भाभी का बड़ा भाई। ओ नमस्ते, कहिए कैसे? कैसे क्या, तुम्हारा पत्र गया तब से सभी लोग घबराए हुए हैं। सबको यही शक है कि कहीं बीमार तो नहीं पड़ गए। तुम्हारी माँ आने को तैयार थीं, पिताजी तो आ ही रहे थे। तभी मेरे इस तरफ आने का प्रोग्राम सुनकर तुम्हारे बाबूजी दौड़े आए कि मैं विस्तार से हालचाल लेता हूँ। वे खुद भी मेरे साथ आने की सोच रहे थे, लेकिन आने जाने के खर्च की बात जानते ही हो, एक्सटेंशन की दरख्वास्त नामंजूर हो गई, इसी महीने रिटायर हो गए हैं। लेकिन उसकी तो पूरी उम्मीद थी। अजी उम्मीद किसकी की जाए, ये हाकिम साले किसी के होते हैं क्या? दूसरे वाले ने मुट्ठी गर्म कर दी होगी, सो इनकी जगह उसको कर दिया। मैंने तो पहले ही कहा था कि एक्सटेंशन चाहते हैं बाबूजी तो लाइए, 1500 उसकी जेब गर्म करके ऑर्डर ले आऊँ। लेकिन तब तुम्हारे यहाँ आने के खर्चों में लगे थे, गुंजाइश ही नहीं हुई। आखिर वही हुआ जो मैंने कहा था। खैर छोड़ो, अपनी कहो, कोई दिक्कत तो नहीं? पैसे ऐसे ही खर्च वर्च के लिए मंगाए होंगे, क्यों? यहाँ तो दूसरा ही माहौल है।
कहते हुए उन्होंने मेरे पैंट के चौड़े पायचों और कमीज की कॉलर पर एक छुपी नज़र डाल ली। मैं संकुचित स्वर में बोला, जी जी हाँ, यहाँ हमेशा कपड़े लत्ते से फिटफाट रहना पड़ता है, गांव वाली बात नहीं है। हाँ हाँ, वो तो है ही, मैं देख रहा हूँ, कहा भी है जैसा देश वैसा भेष। उन्होंने बड़ी जिंदादिली से कहा तो मुझे सचमुच राहत मिली। अच्छा तो चलता हूँ, ये लो तुम्हारी माँ ने कुछ खाने का सामान भेजा है, बाबूजी ने रुपए दिए हैं। मैंने झिझकते हुए पोटली थाम ली। अंदर चावल चने के आटे से खांड मसल कर बांधे गए बड़े बड़े लड्डू थे जो सूख कर खूब कड़े हो गए थे। रुपए गिन लो, अच्छा भाई, हालचाल बराबर देते रहा करो घर पर। इतने दिनों से मन मस्तिष्क के कोने कोने से पुराना सत कुछ झाड़ बुहार का फेंकता जा रहा था। अब तक कहीं मन की किसी दीवार पर पंडित जी का सूत्र वाक्य, सादा जीवन उच्च विचार चिपका था, कहीं गांधी टोपी और जवाहर जैकेट धारी शुक्ला जी का दोहा, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, कहीं हिंदी पाठ्य पुस्तक से निकलकर कबीर का दोहा, सब धन धूर्य समान चिपका होता, कहीं स्कूल की प्रार्थना की पंक्तियां लटक रही होती, सद्धर्म है रक्षक परम आचार उसका मूल है, निज धर्म को ही भूल जाना ये भयंकर भूल है। हाँ, इन दिनों मन के मंडल में टंगी आदर्श और नीति वाक्यों की, सद्धर्म की ये रंग बिरंगी झाड़ियाँ उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा था। धर्म की, नीति की, आचार की, सबकी परिभाषाएं और स्वरूप एकदम बदल जो गए थे। आदर्शों के खोल में लिपटी जर्जर रूढ़ियाँ तोड़ आज के यथार्थ के नए मानदंड अपनाने के लिए कटिबद्ध हो रहा था। लेकिन आज भाभी के भाई प्रेम शंकर की कहीं सांकेतिक बातों ने, माँ की फटी रंगीन साड़ी के टुकड़े में बंधे सूखे कड़े लड्डुओं ने सारी मनस्थिति फिर से दी। मुझे लगता है मैं फिर से उसी अंधकूप की गोलाई में लगातार दौड़ते दौड़ते हाँफ रहा हूँ, लेकिन ये दौड़ किसी छोर पर पहुँचती दिखती नहीं। सब कुछ झाड़ा बुहारा हुआ, फिर तेज झोंके से अंदर सरकने लगा तो मैंने घबरा कर मन के दरवाजे बंद कर लिए। नहीं, देख चुका हूँ, दूसरा रास्ता नहीं है। जिस अभीष्ट की कामना इस शिक्षा से मेरे और मेरे परिवार को है, उसी के लिए तो ये सब करना होगा। सचमुच देखें तो मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं, ये शिक्षा पूरी कर उच्च नौकरी की कामना अर्थात सांसारिक सुखों की अभीष्ट सिद्धि के लिए ही तो यहाँ आया हूँ। और उसके लिए लोगों में उठना बैठना होगा, इंग्लिश पिक्चरें देखनी होंगी। समित बताता था इंग्लिश कन्वर्सेशन सिखाने वाले स्कूल भी हैं, कुछ महीने जाऊंगा तो शायद उच्चारण सुधर जाए, और भी बहुत कुछ। ये शर्ट पैंट हमेशा क्रीज्ड हो, रोज़ शेव करो, चलते समय जूतों से आवाज़ ना हो, चाय सुड़क सुड़क कर मत पियो, सीधे होकर तेज और तेज चलो। हाँ, लिख दूंगा बाबूजी को, ये साधारण पढ़ाई नहीं है, यहाँ आकर देखें तो ज़रा, पहले की और इस पढ़ाई में ज़मीन आसमान का अंतर है। और पढ़ लूँगा तो सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे परिवार का नाम ऊंचा होगा। और जब भी लड़के बुलाते फ़ौरन तैयार हो लेता, जैसे किसी ज़रूरी क्लास में जाना हो। एक आध बार हिंदी पिक्चर सुनने पर आनाकानी करता तो उनमें से कोई धौल जमा कर कहता, वाह उस्ताद, ऐसा चस्का लग गया इंग्लिश मूवी का कि अपनी मातृभाषा के नाम पे लौटने लगे। मैं झेप जाता। कभी कभी सब रेस्तरां में घुसा ले जाते, पाश्चात्य धुनों पर थिरकती कसे लिबास वाली युवतियों को आंखें उठाकर देख भी न पाता, लेकिन अंदर से कोई चीखता, नहीं, अब तुम्हारी ज़िंदगी इन्हीं शर्तों के साथ बन चुकी है और तुमने ये शर्तें स्वीकार कर ली हैं, तुम पीछे नहीं हट सकते। इन्हीं में से एक दिन सीख कबाब के साथ बियर की बोतलें खुल गईं। मैं हड़बड़ाकर उठाई था कि दूसरे लड़के ने कंधा पकड़कर बिठा लिया। अबे बियर है बियर, विस्की या रम नहीं, इसे बच्चे भी पीते हैं। बीई के बाद फॉरेन जाएगा तो पानी की जगह यही मिलेगी, बैठ। मुझे बियर बिल्कुल बदमज़ा बेस्वाद लग रही थी, पर अब तक के सीखे मैनर्स के अनुसार बैठा सबका साथ देता रहा। ऐसा ही तो इंग्लिश पिक्चर देखते समय पिक्चर हॉल में भी होता है। कितने ही संवादों दृश्यों पर पूरा हॉल ठाके मार के हंस पड़ता है और मैं वैसा ही बुद्धू बना सबको हंसते देख बलात् अपने होंठ खींचने लगता हूँ। मन उदास होता है तो समझ लेता हूँ एक दिन में कैसे सब आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मैं डूबने से बचने के लिए जिस किनारे पर आ लगा हूँ वो तो दलदल है। मैं जितना ही हाथ पैर फटकार रहा हूँ और नीचे धंसता जा रहा हूँ। एक तरफ से सबके हाथों का कठपुतला असहाय, लड़कों के मुझ पर एहसान है, उनकी बुलाहटों जिद के सामने ना चाहते हुए भी अपने को झुका हुआ महसूस करता हूँ। अपनी नहीं उनकी इच्छा से उनके साथ आता जाता हूँ और लौटने पर देखता हूँ कोर्स का भार और बढ़ गया है। क्लास में भी काफ़ी पिछड़ गया हूँ। काफ़ी रात को बाहर से लौटने पर मैं बेहद थक जाता, रात में चाहने पर भी कुछ ना पढ़ पाता और दूसरे दिन भी इतना तरोताज़ा ना महसूस करता, जबकि दूसरे लड़के अपनी पूरी ताजगी के साथ मौजूद मिलते।
पता चलता उन्होंने लौटने के बाद पढ़ाई भी की। मेरे आश्चर्य की सीमा न रहती। पूछने पर उत्तर मिलता, हमें तो आदत है, हम बाहर जाते ही इसीलिए हैं कि मोनोटनी दूर कर माइंड फ्रेश कर सकें। दिन भर के बाद का थका मन मस्तिष्क मनोरंजन चाहता है, तभी फिर से पढ़ाई पर जुट पाता है। लेकिन मेरे साथ तो बिल्कुल उल्टा होता। शायद इसलिए कि मेरे लिए वो सब मायनों में मनोरंजन कहाँ होता, वो तो मेरे लिए एक तनावपूर्ण स्थिति होती। लौटने पर शरीर थका महसूस होता और मस्तिष्क में तर्कों के ताने बाने और रेस्तरां में गाने वाली का लिबास कसा होता। और फिर पढ़ाई की दृष्टि से भी क्लास में जितनी तेज़ी से वे पकड़ पाते थे, मैं अब भी काफ़ी पीछे था। अतः रोज़ रोज़ की पढ़ाई जाने वाली चीज़ों को दोहराने समझने में उन्हें मुझसे कहीं कम श्रम और परिश्रम करना पड़ता। कुल मिलाकर मैं तो दोनों ही ओर से जी तोड़ कोशिश करता गया था, लेकिन उस ओर उतना पकड़ में नहीं आ रहा था जितना इस ओर से तेज़ी से छूटता जा रहा था। उस दिन भी ना नहीं कर पाया था। सोचा था लौट कर 9 से 12 बजे तक ज़रूर पढ़ूंगा। अगले दिन के लिए तैयारी भी करनी थी, पर लौटते हुए एकाएक बहुमत रेस्तरां के पक्ष में हो गया। मेरी दलील दिनों दिन उन लोगों के सामने हल्की पड़ती जा रही थी। जितनी पढ़ाई करनी हो उतना ही माइंड फ्रेश कर बैठना चाहिए, इस आधार पर रोक लिया गया। लौटने तक 10:30 बज चुके थे। शरीर और मन एक साथ भारी लग रहे थे। पढ़ाई के नाम पर केवल लैंप जलाया और फिर बुझाकर बिस्तर पर आ गया। दूसरे दिन क्लास में सर क्या बता बोल गए, कुछ भी मेरे पल्ले नहीं पड़ा। पर मेरी आशा के विपरीत सभी लड़के चुस्त दुरुस्त तो तैयारियों से आए थे। क्लास के बाद धीमे कदमों से रावत के पास गया। यार मेरा तो सिर बहुत भारी हो रहा था कल रात, कुछ भी नहीं देख पाया, तुम जरा मुझे मदद करोगे? आधी बोतल बियर से तेरा सिर भारी हो जाता है? यार तू आदमी है या चूहा? रावत ठठाकर हंस पड़ा। तब तक आहूजा दौड़ता हुआ आया। इस सेमेस्टर के रिजल्ट्स देखें, मजूमदार टॉप पर है 87%, उसके बाद खन्ना है। सुनते ही लड़कों में खासी चहल पहल मच गई। बोर्ड पर परसेंट लिखे हुए थे। मैं आखिर में नंबर से चौथा था, जस्ट पास 54%। सिर बुरी तरह चकराने लगा। अपने को घसीटते हुए ही आकर क्लासरूम में बैठ गया। रोज की तरह सब लोग आए चले गए। हाँ, आज कईयों ने टॉप के 4-5 लड़कों को बधाइयाँ और शाबाशियाँ दी। उस बीच कितनी ही बार मेरी कल्पना में पंडित जी, शुक्ला जी और हेडमास्टर साहब आए तथा मुझे करीब आकर मुझे घूरते हुए चले गए। आखिरी पीरियड ख़त्म होने पर गर्दन झुकाए बाहर निकला तो समित मिल गया। मैंने इंग्लिश कन्वर्सेशन क्लासेस के लिए बात की है, एक बार कुल जमा 60 रुपये लगेंगे। कल उधर जा रहा हूँ, साथ चले चलो तो परिचय करवा दूंगा। ठीक है, ओके। वो भी जल्दी में था। कमरे में आकर बिस्तर पर पड़ा ही था कि खिड़की पर लगा पिताजी का पत्र दिखाई दिया। खोल कर पढ़ा। लिखा था, तुम्हारी राजी खुशी का हाल मिला। जानकर अफसोस हुआ कि तुमने फिर से पैसे मंगवाए हैं। मैंने तुम्हें इतने दिनों घर के हालात के बारे में कुछ नहीं लिखा, ना अब ही लिखता, लेकिन मजबूर होकर लिखना पड़ रहा है। तुम्हारे बड़े भाई अपनी औरत समेत अलग हो गए हैं। उनकी औरत का कहना था कि वो अपने पिता के घर जिस ढंग से पाल पोस कर बड़ी हुई है, उसका टुकड़ा भी सुख चैन उसे यहाँ नहीं मिल रहा। तुम्हारे भाई का कहना था कि इसका कारण तुम्हारी पढ़ाई है, क्योंकि घर का सारा पैसा तुम्हारी पढ़ाई पर उड़ रहा है। शायद प्रेम शंकर के मार्फत उन्हें पता लगा था कि तुम शान शौकत में काफ़ी पैसा बहा रहे हो। खैर, इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, तुम खुद समझदार हो। मैं इतना ही कहूँगा कि कपड़े लत्ते शान शौकत से आज तक कोई नाम नहीं कमा पाया है। भाई अलग होते समय साफ साफ कह गए हैं कि बहनों की शादी या तुम्हारी पढ़ाई से उनका कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि उनकी बीवी गर्भवती है और अपने परिवार को देखना है उनको। जिस दिन से भाई अलग हुए हैं, तुम्हारी माँ सदमे से खाट पे पड़ गई है। कभी लड़कियों की शादी को लेकर, कभी तुम्हारी पढ़ाई को लेकर दिन रात रोती हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अपना समाचार देना। अच्छा हो हॉस्टल छोड़कर आसपास कोई कोठरी तलाश लो। लगन है पढ़ाई की तो खुद बना खाकर कम खर्च में पूरी कर सकते हो। ज़्यादा शुभ, तुम्हारा पिता। नीचे पुनश्च करके फिर लिखा था, इधर गांव से सिद्ध आया था, वही जो तुम्हारे साथ बचपन में गांव में पढ़ा था। तुम्हें पूछ रहा था। उसने आजकल कस्बे में ही सैलून खोल लिया है, दुकान अच्छी चलती है। यहाँ शहर अपनी दुकान के लिए ही नया शीशा उस्तरा वगैरह लेने आया था। मज़े में कमाता खाता है। पड़े पड़े खिड़की से देखता हूँ, शाम सिमट रही है, रात गहराती फैलती जा रही है, खूब काली। फिर धीरे धीरे अंधेरी रात चिकनी कालिमा सी घिर गई है चारों ओर। एकाएक चुपचाप उठकर अपने इन गए महीनों की उपलब्धियां समेटता हूँ। टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, पाउडर, टेबल पर खुली किताब वैसे ही छोड़ देता हूँ।
वार्डन के कमरे की लाइट बुझने के बाद सन्नाटा पूरी तरह खामोश हो जाता है। मैं चुपचाप अपना थैला लिए अतीत वर्तमान सबको झुठलाता अंधेरी सड़क पर अनाम दिशा की ओर निकल पड़ा हूँ। शायद दिशाहीन इस अंधकार की तरह ही मेरा भविष्य भी है। उत्तरदायी कौन है नहीं बता सकता। पता नहीं कहाँ जाऊँगा, मैं दिशाहीन। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूर्य बालाजी की लिखी हुई एक लंबी कहानी दिशाहीन। कहानी आपको कैसी लगी अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।